हेलो एंड वार्म वेलकम टू अवर शो बज़ में ख़वातीन। मैं हूँ रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। जब हवस घायल करे मुझको नज़र के तीर से, जब हवस घायल करे मुझको नज़र के तीर से, उस घड़ी करती हूँ शिकवा कातिबे तकदीर से। हाय मुझ औरत की किस्मत क्या बताऊं क्या कहूँ, हाय मुझ औरत की किस्मत क्या बताऊं क्या कहूँ, काटता है मेरी शहरग बाप भी शमशीर से। This is called gender discrimination. This is called gender inequality. And it starts from childhood. Gender inequality robs childhood and it limits all the chances. Gender inequality की वजह से बच्चों का जो बचपन है वो छिन जाता है. When a girl is denied, ignored and discriminated, she becomes easy target for exploitation and abuse. And this is an assault on childhood, this is an assault on humanity and gender. और ये सब शुरू होता है फैमिली से, घर से, अपनों से, पेरेंट्स से. Do you know that women comprise more than 50% of population worldwide, but she owns only 1% of world's wealth. कितने बदकिस्मती की बात है, कितने अफसोसनाक बात है. How unfortunate. And besides, she don't have still राइट टू प्रॉपर्टी. नो डाउट कानून ने और मजहब ने खवातीन को ये पूरा हक दिया है विरासत का, लेकिन अगर औरत ये हक मांगे तो उसको समाजी तौर पर आजकल भी मायूब समझा जाता है. व्यूज ऑफ सोसाइटी, कस्टम्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन जेंडर इनइक्वालिटी. जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि बहुत सारी खवातीन को अभी भी अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें उनको शामिल नहीं किया जाता है. Besides, if we talk about economic opportunities, women have very fewer opportunities comparatively to men. Likewise, when we said that gender-based violence and maternity health, ये भी बहुत ज़्यादा burning issues हैं जिन पर focus करने की ज़रूरत है. Let's talk in detail about gender inequality. Today with our guest, आज हमारे साथ है Dr. अनीता जान. She is Assistant Professor Law, University of Department. Besides her, there is Advocate उम्मतुल बासित देवा. आप दोनों को मेरी तरफ से प्यारो खुलूस भरा आदाब और बहुत बहुत खुशामदीद इस्तकबाल. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपने यहाँ बुलाने के लिए, मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया. हमें ये मौका फराहम करने के लिए कि हम आएँ और आपके साथ बातचीत करें, कनेक्ट कर पाएँ आउटसाइड दिस स्टूडियो विद द पीपल. वेलकम. बहुत बहुत खैर मकदम है आपका. आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद डॉक्टर अनीता जी. डॉक्टर अनीता जी, व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी? यस, जब हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं, इट मीन्स समथिंग इज नॉट नॉर्मल. We have different genders, और before being a gender, before being male, female, हम एक इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है. हम सभी इंसान हैं, चाहे हम मर्द हैं चाहे हम खवातीन हैं, हम इंसान हैं. और एज मेल्स एंड फीमेल्स हमारा हक बनता है कि हम अपनी रिप्रेजेंटेशन रखें बराबरी पे, चाहे वो लाइफ के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जितने भी जिंदगी के क्षेत्र हैं, क्या हम एजुकेटली एज विमेन वहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं? जैसे आपने शुरुआती प्रोग्राम में ये कहा है कि जो पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50% मैन एंड 50% वीमेन. लेकिन जब हम अब वर्ल्ड सिनेरियो की बात करते हैं और अपनी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, देखिए प्रोपोर्शनेटली वी सी इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट क्षेत्र जो हमारे हैं लाइफ के, उसमें हमारा प्रोपोर्शन टोटली इनएडुकेट है. बिल्कुल. तो यही ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी है, जहाँ हम इक्वली रिप्रेजेंट खुद को नहीं कर रहे हैं, जहाँ हमें शायद सिस्टम ने मौका नहीं दिया, शायद हमारे सोशल नॉर्म्स ने हमें मौका नहीं दिया, शायद हम प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं इन डिफरेंट क्षेत्रों में जहाँ पे अदरवाइज हमारी भी ज़रूरत है. हम 50% पॉपुलेशन है, लेकिन हमारा प्रोपोर्शनल रेशियो जो है वो वाकई बहुत कम है. ये इस चीज़ की गवाही है कि हम प्रोपोर्शनेटली खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं जिंदगी के डिफरेंट शोबों में. जी जी.
तो एडवोकेट उम्मत जी, मुझे बताइए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी? जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज वेलकम। हमें यहाँ बुलाया और आपकी पूरी टीम का आपने मौका दिया हमें, हम आपके सामने अपनी बात रख सकते हैं। जो आज का टॉपिक है, आपका सवाल है इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। जी, हम जी। पहले थोड़ा सा जेंडर इनइक्वालिटी समझते हैं, जैसे मैम ने ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस किया। जेंडर इक्वालिटी बेसिकली है कि हमें जो है राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ वो हमें मिलनी चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ आवर जेंडर। बिल्कुल। हम इस बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि हमारा जेंडर क्या है, वुमेन है, मैन है, क्या है। तो अब है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जैसे कि हर किसी फील्ड में अगर होगा, फॉर एग्जांपल हम मेडिकल फील्ड की बात करेंगे, तो अगर लेडी गायनोकोलॉजिस्ट होगी तो बहुत सारे जो फीमेल पेशेंट्स हैं वो बेटर फील करेंगे कि दे विल अप्रोच लेडी डॉक्टर। या अगर मैं अपने आई एम एडवोकेट प्रेजेंटली प्रैक्टाइजिंग इन JNK हाई कोर्ट, तो मैं अपनी फील्ड में देखूंगी, जब मैंने 2015 में ज्वाइन किया तो देयर वर वेरी फ्यू लेडी लॉयर्स। और अगर कोई विक्टिम होती थी डोमेस्टिक वायलेंस की या सेक्सुअल हैरेसमेंट की, वो मतलब चाहती थी कि मैं फीमेल जो है एडवोकेट उसके लेडी लॉयर के पास जाऊं, अपना जो भी होगा तो मैं बोलूं, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। अभी जो माशाल्लाह 2023 आया, इतना रोल बढ़ा है क्योंकि जेंडर इक्वालिटी प्रमोट भी अब हो रही है। मतलब जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं कोतेश्वर सिंह, उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं। जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारे पास बार रूम बहुत छोटा था, फैसिलिटीज कुछ भी अवेलेबल नहीं थी। प्रेजेंटली हमारा बार रूम माशाल्लाह इनॉग्रेट उन्होंने किया, बड़ा होता है लड़कियों से कि अनलिमिटेड, मैं आप गिन भी नहीं पाती हूँ कि कितनी लेडी लॉयर्स है जो कर रही है। इससे क्या होता है कि कोई भी है विक्टिम, ये हमारी सोसाइटी के लिए ही, क्योंकि हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है ये हमारे लिए ही बेनिफिशियल है कि जेंडर इक्वालिटी हो। ये सोसाइटी के जितने भी तबके हैं उनको ये मतलब हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि क्रच फैसिलिटीज अब अवेलेबल है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। पहले क्या होता था, लेडी लॉयर्स को, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक है और मतलब माइंड और पर्सनल लाइफ तो पूरी खत्म हो जाती है। तो अब क्या होता था, जब लेडी लॉयर जब प्रेगनेंसी होती थी या ये इश्यूज होते थे, फिर बच्चा होता था, फिर वो होती थी कि मुझे अब प्रोफेशन छोड़ना है, अदरवाइज तो अब क्या है, उसके लिए भी मतलब फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब वो आएगी कोर्ट में, क्रच फैसिलिटीज ऑलरेडी है, वहाँ है, बच्चे को छोड़ के अपना काम करके। ये है कि जो फीमेल्स होती है उनको कुछ सिविक फैसिलिटीज जो है उनकी ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि वॉशरूम फैसिलिटीज, ड्राइंग रूम है, सारा के उनको थोड़े प्राइवेसी कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न्स होती है। ये है यहाँ जहाँ एक जो काम करने वाली महिला है अपने बच्चे को फीड कर पाए आराम से, आराम से, मतलब ये सब फैसिलिटीज होनी चाहिए फीमेल्स को। जेंडर इक्वालिटी बेसिकली है जहाँ पे आप लड़कों को, मेल्स को कुछ फैसिलिटी देते हो, आपको लड़कियों को भी देनी है। और कुछ फैसिलिटीज उनको एक्स्ट्रा ही जरूरत होती है क्योंकि उनका प्राइवेसी कंसर्न होता है, या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो फील नहीं। अब होती है रिजर्वेशन सीट्स की, मतलब प्रमोट हो रहा है कि नहीं, उनको पता है हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो हम सेफ है। ये है इम्पोर्टेंस, हर किसी फील्ड में है। आज अगर हम हाई कोर्ट की बात करेंगे, 2 फीमेल जजेस है हमें, यहाँ एडवोकेट्स भी मतलब अब बहुत आगे आगे जा रही है, यहाँ पायलट्स है, हर किसी फील्ड में अब वुमेन्स का माशाल्लाह रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़ रहा है। डॉक्टर अनीता जी, सोशल कस्टम्स, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस कीप्स वुमेन एट लोअर प्लेस, व्हाई सो? Exactly, in fact, very relevant question. जो हमारा सिस्टम है हमने बनाया है, जो हमारे सोशल कस्टम्स है हमसे इवॉल्व हो गए, ये कहीं ऊपर से नहीं आए हैं, ये किसी ने बख्शे नहीं है, हमने सोशल यूनिट्स खुद क्रिएट किए। जब सोसाइटीज बनी, कम्युनिटीज बनी, सो वी फ्रेम्ड सर्टेन नॉर्म्स। लेकिन जब हमने वो नॉर्म सेट फ्रेम किया, हमने रोल्स को डिफाइन किया। व्हाट इज योर रोल एज फीमेल, व्हाट इज माइन रोल एज गर्ल, we specified, we differentiated, we recognized roles on the basis of gender, right? तो उसमें हम कहीं ये भूल गए, शायद हमें
प्रोपोर्शनेटली हर किसी को होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। हमने डिफाइन किया, ये जी लड़की है, इसने खाना बनाना है, इसको फैमिली का विद इन हाउस होल्ड चोर्स जो भी है इसको सारा कुछ संभालना है, किचन है, मर्दों को आके खिलाना है, उनके लिए पकाना है, और वो जाके बाहर कमाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कमाएंगे, और फिर वो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है विमेन फोक की वो मर्द संभालेंगे। तो ये एक सोसाइटी क्रिएट हुई, नॉर्म्स डिफाइन हुए। अब इन नॉर्म्स को डिफाइन करते करते हमने इस जेंडर को वो रोल्स दिए जहां पे उसकी अपनी पर्सनल होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत दूर रह गई जी। बिकॉज when we history stands witness to this fact कि जहां पे औरतों की एजुकेशन को तरजीह नहीं दी जाती, बिल्कुल औरतों के कमाने को तरजीह नहीं दी जाती, औरत पॉलिटिकल स्फीयर में आ जाए उनको उतना बूस्ट, उतना इंकरेज नहीं किया गया, क्योंकि उनको रोल ही प्रेस्क्राइब नहीं किया गया वो। तो ये सारे जो काम है जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट होलिस्टिकली हो जाए, पर्सनालिटी डिग्निफाइड डेवलपमेंट हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो अदरवाइज नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, जबकि इस जेंडर को दूर रखा गया, ऑटोमेटिकली शी बिकेम cribbed, caged within that defined role। बिल्कुल, उसको जैसे कैद कर दिया गया। भाई आएगा, भाई की एजुकेशन को प्रेफर किया गया, तो बिटिया की एजुकेशन को हमने प्रेफर नहीं किया, उतना जरूरी नहीं समझा कि बिटिया एजुकेट हो जाए। हमने ये नहीं माना कि इतना जरूरी है इसकी पढ़ाई लिखाई, बट सन शुड बी एजुकेटेड। उसमें भी डिफरेंट रीजंस थे कि हमारा ये सोच, हमारे समाज का, हमारी कम्युनिटीज का थ्रू आउट द कंट्री ये रहा है कि बेटा हमारा है, ये हमारा ब्रेड चिराग है, घर का ब्रेड अर्नर है, ही टेक्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिटिया तो इसने अगर पढ़ाई करी, इसको तो दूसरे टाइम के बाद दूसरे घर जाना है, सो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर हर। उसका रोल इससे हमने इस तरह डिफाइन किया, उसकी इंडिविजुअलिटी को देख के नहीं, लेकिन अपने इंटरेस्ट को देख के। इसी तरह सोसाइटीज डेवलप हुई, पेट्रियार्कियल नॉर्म्स वजूद में आए, डोमिनेंट पोजीशंस, डिसीजन मेकिंग पावर्स हमने किन के जिम्मे रखा? ये हमारा किया हुआ है, हमने अपने अलग से दूसरे जेंडर के लिए रखा, विमेन को इससे इग्नोर किया। दैट इज व्हाई डेटा जो है थ्रू आउट द कंट्री, no doubt as she rightly pointed out, now the things are emerging, but still we are far behind the actual scenario which we need to achieve, जिसकी हमें जरूरत है। because हम अगर एक लड़की को पढ़ाते हैं, हम पूरे समाज को पढ़ाते हैं। बिल्कुल, एक लड़का पढ़ेगा, एक फर्द पढ़ेगा, एक फर्द पढ़ेगा, एक मर्द पढ़ेगा, एक फर्द पढ़ेगा। So we need to understand these technical and sensitivities which are associated with the development of human being, development of nation in fact। क्योंकि nation तभी develop हो जाएगा जब आपने भी rightly कहा कि 50% population अगर आपकी under represented रहती है, जिंदगी के different more than 50%। So different क्षेत्र जो हमारी जिंदगी के हैं, वहां पे उसकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है दैट शी इज अंडर रिप्रेजेंटेड, शी इज डिस्क्रिमिनेटेड, शी इज नॉट बीइंग गिवन द इक्वालिटी विच अदरवाइज शी हैज। और ये कंक्लूसिव प्रूफ भी हमें कहां से मिलता है? जी, देख लीजिए लॉज, हमें क्यों लॉज की जरूरत पड़ी कि हमें सती हुआ करता था, एक प्रैक्टिस हमारे एक जमाने में वो जमाने डॉवरी सिस्टम चल रहा है। देखिए हमारे पास डॉवरी नुमाया तौर पर सती होता था, आजकल भी सती किया जाता है, लेकिन दूसरे तरीके से औरत को सती चाहे डॉवरी डेथ हो, चाहे उसको बेचारी को सुसाइड करने पर मजबूर की जाती है, चाहे दूसरे तरीके से उसका इस्तेसाल होता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है उसको। ये डेटा रिवील करता है सिटल इनइक्वालिटीज आती है। हमें उनको स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल लॉज क्यों वजूद में आए? उनको बचाने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री स्टैंड्स विटनेस टू दिस फैक्ट दैट कि इस जेंडर को हमने बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड रखा। अब हम इनको प्रिविलेज प्रोवाइड करते हैं। नो डाउट गवर्नमेंट इज डूइंग वंडरफुल जॉब। वी हैव आई एम वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी, वी हैव वन ऑफ फर्स्ट vibrant and dynamic leader, Honorable Vice Chancellor. Mashallah. She is the first Honorable Vice Chancellor of first female Vice Chancellor of university.
see the university when it was established, and we have now a dynamic leader, and she's on tours working day in and day out, not less than any in dynamism, not less than any male vice chancellor. So see, when we provide the opportunities, surely the women being one of the important members of the whole nation, society and the universe, definitely she will prove herself. But the problem is that we have denied her these opportunities where she would be represented and be in the decision making. Bilkul, bilkul. Advocate Umar ji, what are the root causes of gender inequality? अगर हम बुनियादी वजूहात की बात करें तो अगर हम बुनियादी वजूहात की बात करें तो जेंडर इनइक्वालिटी बेसिकली इसके रीजंस क्या है? बेसिकली मैम हैज़ राइटली पॉइंटेड आउट, जैसे कि माँ बाप उसके पास फीमेल और मेल चाइल्ड दोनों बच्चे होते हैं, फीमेल और मेल चाइल्ड. हमारी सोसाइटी ही ऐसी बनी है कि वो बोलता है चलो ये फीमेल है, इसको क्या घर जाके करना है, इसको तो फिर बड़े होके खाना ही बनाना, इसको क्यों पढ़ाए, मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, चलो मैं मेरा ये है सन, इसी को पढ़ाता हूँ मैं, इसी की अगर अच्छे से ये तो क्योंकि इसको तो आगे जाके कमाना है. वो सोच रहा है अपना कि चलो बेटी जाएगी कहीं, मगर अगर हम दूसरे एंगल से देखेंगे, अगर बेटी पढ़ेगी तो कल जाके वो माँ बनेगी, उसके अपने बेटी पढ़ेगी कि तो उसकी वजह से एक पूरा खानदान पढ़ा लिखा हो जाएगा जी, पूरा नेशन पढ़ेगा. अगर हम लड़के को पढ़ाएंगे तो बस वो इंडिविजुअल एक फर्द पढ़ेगा जी. ये है कि ये हमारी जो सोसाइटी बनी है इसमें ये है कि नहीं, लड़की को क्या करना है, काम करना है. ये है कि अगर पेरेंट ये सोचता है उसका मेल चाइल्ड भी होता, फीमेल चाइल्ड भी, वो दोनों को बोलता चलो नो डाउट बोलता आप हेल्प करो हाउस होल्ड चोर्स में. उससे क्या होता कि आगे जाके जब मेल चाइल्ड होता उसकी शादी भी होती तो वो अपने स्पाउस को इजीली हेल्प कर सकता था हाउस होल्ड चोर्स की, क्योंकि उसके ये दिमाग में पैट्रियार्क सोसाइटी जो जेंडर बेस्ड रोल्स जो है वो डिफाइन किए गए हैं, उसको क्लियर हो जाता है नहीं मुझे भी हेल्प करनी है, हाँ इसको भी. उससे क्या होता है कि हर किसी फील्ड में नो डाउट कि अब हर किसी फील्ड में लड़की आगे जा रही है, मगर जो उसकी मेंटल कंडीशन है, उसको घर भी देखना है, उसको सब कुछ करना है, मेंटल कंडीशन उसकी वो रहती है कि उसका 24. तो क्या समझते हो आपके ये रोल्स जो है डिफाइंड नहीं होने चाहिए थे, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि डिफाइंड रोल्स जो है ना इन वजह से इसकी वजह से बहुत ज्यादा होता है. ये डिफाइंड नहीं होने चाहिए कि ये अगर बच्चे की परवरिश ही ऐसे होगी कि उसको पता है कि नहीं मुझे हेल्प करनी है हाउस होल्ड, ये नहीं कि ये इसका काम है वो इसका काम है, डिवाइड इक्वली. तो उससे क्या होता है अगर पहले ही स्टार्टिंग से ही बच्चे को बोला जाता कि ये आपकी बहन है, चलो आप भी इसको हेल्प करो, ये भी आपको हेल्प करेगी. सही बात है. ये सब चीजें होती. अब है यहाँ इलिटरेट पेरेंट्स होते हैं, उनका भी यही होता है चलो नहीं बेटी को क्या करना है. या डोमेस्टिक वायलेंस केसेस भी राइज हो रहे हैं, जैसे कोविड में ड्यू टू मेंटल उससे भी बहुत सारे ये केसेस राइज हो गए. तो डॉक्टर अनीता जी मुझे बताइए कि बेटियों को विरासत का हक हासिल है कानूनी तौर पर या मजहबी तौर पर, हर मजहब ने बेटी को विरासत का हक दिया है, लेकिन अगर हम फिर समाजी तौर पर देखेंगे, अगर हम प्रैक्टिकलिटी में देखेंगे तो ये सिर्फ किताबों में मिले अल्फाज हमें देखने पड़ते हैं. इसमें प्रैक्टिकलिटी में कोई लड़की ऐसा मांग ही नहीं सकती है. अब अगर कोई मांगे तो उसको मायूब समझा जाता है, ऐसा क्यों, और ऐसे लड़कियों को क्या करना चाहिए नाउ टू गेट देयर इनहेरिटेंस एंड राइट टू प्रॉपर्टी? बिल्कुल सही. जब हम पर्सनल लॉज की बात करते हैं, हर कोई पर्सनल लॉज इनहेरिटेंस राइट्स दे देते हैं. वी हैव नाउ जो मैन मेड लॉज हैं, जो हम एज नेशन कानून बनाते हैं, उसमें भी इनहेरिटेंस राइट्स लड़कियों के लिए अवेलेबल हैं. लेकिन वही जो पैट्रियार्कल सोसाइटी हमने कायम करी, राइट, women cannot own the property. ये प्रोग्राम शुरू ही हुआ जहाँ पे आपने डिफ्रेंसिएशन किया related to more than 50% of women throughout the world, they own less than 1% of total world's property, global wealth. So ownership rights have yet to accrue for women. जब हम बात करते हैं पर्सनल लॉज की, हैं अवेलेबल. जब हम बात करते हैं लेजिस्लेशंस की, वहाँ पे भी इनके ये राइट्स अवेलेबल हैं. लेकिन हम जब प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तब हमारा जो सोशल कस्टम है, सोशल वैल्यूज है, वो इसके आड़े आ जाता है.
बिटिया गई घर से, शादी हो गई, गहने शहने ले गए, तो उसका जो इनहेरिटेंस राइट है, जो कि अदरवाइज वी आर अकाउंटेबल फॉर इट, अगर हम अपनी बेटियों को ये नहीं देते हैं क्योंकि उनका हक बनता है, लेकिन उनको डिनाई किया जाता है। इस वजह से डिनाई किया जाता है बिकॉज दे डोंट वांट, जो पेरेंट्स होते हैं, फोर फादर्स होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को अपनी लीनेज में रखना चाहते हैं। वो सन बेटे अपनी ही प्रॉपर्टी खानदान में ही रहे, ये कहीं बाहर ना जाए। और इस वजह से हमारा जो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कश्मीर की बात जो करें, यूजुअली लड़कियां मांगती नहीं है, हमने उनको वो उतना बूस्ट नहीं किया, उतना इनकरेज नहीं किया, उतना एम्पावर नहीं किया कि आप अपना हक जी मांगे। और ये पूरा सच नहीं होगा, पैरेलली बात जो चल रही है, हम यूजुअली नहीं मांगते हैं, हमारे भाई हमें बहुत अजीज होते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि, क्योंकि हम भी आबाद हुए होते हैं, बट राइट इज ऑलवेज अ राइट। जब हम समाज को चाहिए कि अपनी बेटियों को वो इनहेरिटेंस प्रोवाइड करें एज पर लॉ, अगर वो चाहते हैं कि मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, वो लड़की उठा के फिर वापस दे दी। लेकिन हमारा कस्टम क्या है, हम बात नहीं कर सकते हैं, अगर बात करी तो उसको घर में बुलाया नहीं जाएगा। ये दूर दराज गांव में होता रहता है, भाई और बहन का रिश्ता इसी प्रॉपर्टी की लिंकेज से होता है। सो दिस इज समथिंग विच इज जबकि रिश्ते की बुनियाद इस वजह से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, उसको भाई को भी अपना हक, बहन का भी अपना हक है। बिल्कुल, अगर आप तो ये बिल्कुल बेस्ड होता है प्रॉपर्टी के बेस पे, अगर प्रॉपर्टी मांगी तो रिश्ता खत्म। और देख लीजिए, बहुत सारी हमने रिसर्च ने प्रूव किया हुआ है, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें ये हक नहीं मांग रही हैं। कहीं वो भाई हमें कल ना ईद पे बुलाए, या बाप को बुरा ना लगे, या कभी कभार इस तरह की औरतें भी होती हैं, वो कहीं मेरे हस्बैंड पे ये तहमत ना आए कि इसने अपनी मिसेस के थ्रू प्रॉपर्टी मंगवाई। सो देयर आर सो दोज कस्टमरी नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस। ऐसे में क्या करना चाहिए, महिलाओं को क्या करना चाहिए? ऐसे में खवातीन को तो उतना नहीं करना है। वी नीड टू अवेयर द मेन folk, we need to aware the parents, we need to aware because see, अगर किसी का हक खत्म ही नहीं होगा कहीं पे, खत्म खेल, मांगने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि हमें औरतों को अवेयर करना है, उनको स्ट्रांग बनाना है। ओके फाइन, बट एट द सेम टाइम आई फील दैट हमें जो मर्द हजरात हमारे हैं, भाई हैं, दादा हैं, परदादा हैं, उनको अवेयर करना है, उनको सेंसिटाइज करना है कि मसला ये है, मामला ये है, हकूक ये हैं, we need to deal accordingly. So aware, we have to aware the society, the whole nation, specifically the other gender, that we need to respect their inheritance rights. Advocate Umar ji, there is high increase in violence, particularly when we talk about domestic violence against women. इस बारे में बताइए। अगर हम देखेंगे जो राइज इन डोमेस्टिक वायलेंस केसेस है, एक तो ये भी वजह है कि पहले जब थी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, रिपोर्टिंग नहीं होती थी केसेस की। लड़की जो समझती थी, जो सोशल स्टिग्मा अटैच था, वो बोलती थी अगर मैंने रिपोर्ट किया तो ये अच्छा नहीं होगा, मतलब उसको अपने पेरेंट्स का भी प्रेशर होता था, वो रिपोर्ट नहीं करती थी। ये सबसे बड़ा रीज़न है, एक रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस है ये बढ़ते जा रहे हैं। किस वजह से? जैसे वो कोविड का हो गया। कोविड से पहले भी डोमेस्टिक वायलेंस में उसमें अच्छा खासा इजाफा था, मगर कोविड से बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि लोग घर में बैठे, जॉब्स नहीं है लोग के पास, सब कुछ खत्म हुआ। जो भी प्राइवेट कंपनीज थी उनकी सब जॉब्स खत्म, सब घर बैठे आ गए। ये भी एक रीजन है डोमेस्टिक वायलेंस केसेस का। और ये है कि जो हमारी लड़कियां हैं, हमने ये बनाया है कि हम उनको बोलते हैं कि आप ससुराल जाओगे, वहाँ आपको जाना है, वहाँ से वापस नहीं आना है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं, कुछ अनंतनाग में रिसेंटली उसकी 99% बर्थ थी, उसको मैं हॉस्पिटल गई विजिट करने। मैं ह्यूमन राइट्स के साथ भी काम करती हूँ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो हम थ्रू दैट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे गए थे। तो उस लेडी ने मुझे सीधे बोला, मैम मुझे जो इन लॉज है उन्होंने मुझे जलाया। अच्छा, इन्होंने मुझे जलाया। उसके जो थे ना ब्रदर्स, आई हैव टॉक्ड विद देम, वो बोल रहे हैं मैम अब जो हो गया होने दो। मैंने उनको बोला आप जो हो गया होने दो, क्योंकि अभी अब हमें इसकी ट्रीटमेंट का ये है।
मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि एक भाई कैसे बोलेगा कि अब जो हो गया सो हो गया। मैं उसको बोल रही हूँ आपने क्यों नहीं, मैं उस लेडी को बोल रही हूँ, बात भी नहीं पूरी कर पा रही थी, मतलब कि उसकी हालत इतनी, मैं उसको बोल रही हूँ आपने क्यों नहीं कभी ये बोला। वो मुझे कुछ इशारों में बोल रही थी कि मुझे जो है घर वाले उन्होंने बोला कि नहीं ये आपका ससुराल है, ठीक है कि आप अपनी बेटियों को बोल रहे हो निभाओ रिश्ता, मगर जब जाती हो तो जब जाती हो और इतनी ज्यादा कि उसको उन्होंने केरोसिन फेंका था। और उसने ज्यादा बात है कि जो कॉल रिकॉर्डिंग थी उसने अपने भाइयों को फोन किया था, उन्होंने बोला था कोई बात नहीं हम करेंगे, हम वेट करेंगे रात को, हम सुबह आ जाएंगे आपके घर। ये नहीं कि मतलब अगर इतनी ज्यादा वायलेंस है, उन्होंने केरोसिन उनके घर वालों को नहीं पता थी कि मतलब एक्सेप्ट कीजिए अगर चलो रिश्ता वैसा है कि चलो तब भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि नहीं लड़की आई वापस, उसको ये नहीं होना चाहिए प्रेशर कि नहीं आपको जाना ही है। इससे ये भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमें तभी हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं कि अगर लड़की इतनी इंडिपेंडेंट होगी कि अब उसको था, मतलब बहुत सारे केसेस भी आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ, वो बोलते हैं हमें जो हस्बैंड है वो इन लॉज है वो हमें पीटते हैं, मैं बोलती हूँ अब क्या करना है आपको, बोलते हैं हमें फिर भी ससुराल जाना है। क्यों? घर में माँ बाप है वो बोलेंगे कि नहीं आप यहाँ नहीं आ सकते हो, आपकी शादी है। ये प्रैक्टिकली मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। मतलब कभी फिर मेरा ना दिमाग में सोचती हूँ कि ये क्या सोसाइटी है कि इनको वो बोलते हैं हम जा ही नहीं सकते उधर, हमारे जो भाई है या हमारी जो सिस्टर इन लॉ है वो हमें क्या बोलेगी। मैं उनको बोलती हूँ अब है इसमें तभी हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। एटलीस्ट लड़की अगर इतनी इंडिपेंडेंट हो जाए, एक लेडी है मैं उसको उसकी के साथ बहुत ज्यादा वायलेंस हो रही थी, मैं उसको बोल रही हूँ आप अगर जाओगे भी, आप बोल रहे हो मुझे जाना है, इज्जत का सवाल है, तो फिर आप क्या करोगे? आप नहीं आओगे 15 दिन में वापस, 10 दिन में वापस, क्योंकि आपके साथ। तो वो बोल रही है अगर वो मुझे वहीं पे मार भी डालेंगे बट मैं क्या करूं, क्योंकि अब है कि कहीं रहना है, मैं तो कमा भी नहीं पाती हूँ, उसकी बेटी छोटी थी। मतलब ये है कि तभी हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं कि ये है, वरना लॉज क्यों बने हैं इतने सारे अगर हम देखेंगे। डॉक्टर अनीता जी, व्हाई देयर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग वुमेन, अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन? अगर हम अवेयरनेस की बात करेंगे, देयर इज रियली लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग वुमेन, व्हाई, क्यों ऐसा? वो इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स भी हैं और करंटली भी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हद तक बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, तो बहुत हद तक लड़कियां अवेयर हो गई हैं रिलेटेड टू देयर राइट्स, रिलेटेड टू देयर डिग्निटी, बट एट द सेम टाइम स्टिल वो पैट्रियार्कल अप्रोच के इनको उतना ही पता होना चाहिए जितना काम चलाओ होगा। We need not to empower them. Decision making में हमारा representation बहुत कम रहता है automatically. तो the way a women leader can understand a woman, that is something different. The way male member can understand, male leader can understand. डॉक्टर अनीता जी, आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगी पूरी सोसाइटी को इस टॉपिक के हवाले से, अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करेंगे? बेटियां एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। अगर बेटियां नहीं तो समाज नहीं, अगर समाज नहीं तो कौम नहीं। हमें बेटियों को उनका हक देना है, द वे दे डिजर्व। अगर हमने उनको हिस्ट्री में कहीं पीछे रखा हुआ है, हमें उनको आगे आने की हिम्मत देनी पड़ेगी और हमें मेल फोक को अवेयर करना है कि दीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट द वे यू आर इम्पोर्टेंट, और इनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट अगर की जाए तो हमारी जो आगे की कौम होगी, आगे की जनरेशन उमर जी क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से पूरी सोसाइटी? मेरा भी यही सोसाइटी को मैसेज है, जो बेटियां हैं उनको पढ़ाओ, आप उनको आगे लाओ, जो भी है उनका ये उनको पढ़ाओ, उनको मत पीछे रखो किसी भी फील्ड में। एजुकेशन है, उनका हेल्थ इम्पोर्टेंट है। जैसे कि स्कीम्स भी ऑलरेडी आई है, वो किस लिए आई है कि जब इन इक्वालिटी होती है, ये पेरेंट्स को देखना है कि उनको हर किसी फील्ड में आगे वो आ जाएं, उनकी एजुकेशन, उनकी परवरिश वैसे हो। और जो फीमेल्स हैं उनको मैं बोलती हूँ कि जो अपना हक है आप उसके लिए आप आगे आए ऑलवेज। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। थैंक यू सो मच। Women are the pioneers of nation. She is the source of inspiration to man for high endure and achievements in life. So treat them with respect and take proper care of them. आज की मुलाकात बस इतनी, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़ नासिर।